नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम स्टडी विद PN लोधा। साथियों आज हम शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 37 हल करने वाले हैं जो कि रीट पात्रता परीक्षा 2022 थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए, साथ ही सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड भर्ती के लिए बेहद ही उपयोगी है। तो बहुत ही अच्छे और नवीनतम प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीडियो को पूरा देखकर जाइए साथियों। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। टोटल 100 टेस्टों की सीरीज है जिसमें आपके आज पेपर नंबर 37 चल रहा है। इसके बाद में भी 63 आपके टेस्ट आना और बाकी है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। आपके पहला प्रश्न है वर्णनात्मक तथा ऐतिहासिक कविताओं के शिक्षण के लिए उपयोगी शिक्षण विधि है। गीत प्रणाली, तुलना प्रणाली, खंडान्वय प्रणाली और व्यास प्रणाली। तो पहले प्रश्न में राइट आंसर बताइए। देखिए जो कविताएं वर्णनात्मक मतलब वर्णन करने के योग्य हो, ऐतिहासिक कविताएं हैं तो साथियों उसके लिए ऐतिहासिक कविताएं वर्णनात्मक कविताओं के लिए जो उपयोगी शिक्षण विधि मानी जाती है वो है आपके खंडान्वय प्रणाली। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये हिंदी शिक्षण का। विकल्प नंबर 3 आपके पहले प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। तो दूसरा प्रश्न है आपके, निम्न में से मूल्यांकन की अप्रमापीकृत विधि है। बुद्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण और साक्षात्कार। देखो एक होती है आपके प्रमापीकृत विधियां। कौन सी विधियां होती है? प्रमापीकृत विधियां होती है साथियों। और एक होती है आपके अप्रमापीकृत विधियां। ठीक है, ये दो प्रकार की विधियां हैं। तो जो प्रमापीकृत विधियां होती है साथियों इसमें निष्पत्ति परीक्षण भी आ जाता है, बुद्धि परीक्षण भी आ जाता है और व्यक्तित्व परीक्षण भी आ जाता है। किंतु यहाँ पर अप्रमापीकृत के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ साक्षात्कार आएगा, प्रमापीकृत के अंतर्गत साक्षात्कार नहीं आता है। अतः विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न नंबर 2 में सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। तो तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 3 क्या पूछ रहा है आपसे? गद्य शिक्षण की किस प्रणाली में कठिन शब्दों का अर्थ नहीं बताया जाता है बल्कि विभिन्न क्रियाओं द्वारा छात्रों को शब्द का अर्थ स्वयं निकालने के लिए प्रेरित किया जाता है? प्रवचन विधि, व्याख्यान विधि, उद्बोधन विधि और व्याकरण विधि। तो सीधा सा प्रश्न है। यहाँ पर गद्य शिक्षण जैसे निबंध है, कहानी है, रचना है, ये गद्य शिक्षण में आ जाती है साथियों। तो कठिन शब्दों का अर्थ नहीं बताया जाता है इस प्रणाली में बल्कि अलग अलग क्रियाओं द्वारा छात्र स्वयं ही उसका अर्थ निकालते हैं। तो ऐसी विधि कौन सी है? व्याख्या विधि में तो ऐसा होता नहीं है क्योंकि व्याख्या विधि में अर्थ कौन बताता है? अध्यापक बताता है। साथियों व्याकरण विधि में भी ऐसा नहीं होता है। अब आपके सामने है प्रवचन विधि और उद्बोधन विधि। तो प्रश्न संख्या 3 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? देखो तीसरे प्रश्न में आपके जो सही आंसर है वो रहेगा साथियों उद्बोधन विधि। ऐसा किस विधि में किया जाता है? उद्बोधन विधि में किया जाता है, जिसमें अध्यापक अर्थ नहीं बताता है बल्कि छात्र ही विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से अर्थ निकालते हैं गद्य शिक्षण के कठिन शब्दों का। तो विकल्प 3 आपके तीसरे प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। चौथा प्रश्न है, कोई छात्र पृथ्वी की गतियों को ठीक प्रकार से नहीं समझ पा रहा है, उसकी इस समस्या का निराकरण करने के लिए उचित है प्रत्यक्षीकरण, उपचारात्मक शिक्षण, पुनर्बलन और इनमें से सभी। तो चौथे प्रश्न का कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? अच्छे से प्रश्न को देख लीजिए साथियों, जल्दबाजी में उत्तर आपको नहीं देना है। देखो यहाँ पर छात्र पृथ्वी की गतियों को ठीक प्रकार से नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, मतलब उसकी कमी हमको पता है तो हम उसका फिर क्या करेंगे? उपचार करेंगे साथियों। ठीक है, क्या किया जाएगा? उसका उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाएगा। तो उपचारात्मक शिक्षण दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 4 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्न में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है? पूरक पुस्तक, ब्लूप्रिंट, पाठ्यक्रम और प्रश्नों के प्रकार। तो देखो प्रश्न पत्र निर्माण करने से पहले मतलब जो पेपर हम बनाते हैं उसका निर्माण करने से पहले किस प्रपत्र को तैयार किया जाता है? तो प्रश्नों के प्रकार को, पूरक पुस्तक को, पाठ्यक्रम को और ब्लूप्रिंट को। सही आंसर रहेगा आपके ब्लूप्रिंट, जिसको नील पत्र भी कहा जाता है। नील पत्र का निर्माण किस लिए किया जाता है? ताकि उसको उसके माध्यम से सही तरीके से सुनियोजित ढंग से प्रश्न पत्र का निर्माण किया जा सके। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों प्रश्न संख्या 5 में।
चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो छठा प्रश्न, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। छठा प्रश्न है, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है बल्कि शक्ति प्रदान करना है। यह कथन किसका है? ड्यूट का, बेकन का, डटन का और रमन का। साथियों छठे प्रश्न में राइट आंसर बताइएगा। उपरोक्त जो कथन कहा गया है किसके द्वारा कहा गया है कि वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है गणित का बल्कि शक्ति प्रदान करना है साथियों। तो प्रश्न नंबर 6 में आपके जो सही आंसर है, उपरोक्त कथन जो है ये डटन महोदय के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? डटन महोदय के द्वारा। तो थर्ड विकल्प आपके छठे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। सातवां प्रश्न, गणित शिक्षण की वह कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं एवं जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है? प्रयोगशाला विधि है, विश्लेषणात्मक विधि है, संश्लेषण विधि है और प्रायोजना विधि है। तो देखो सातवें प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा कौन सा रहेगा साथियों? इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं और खोज करने की प्रवृत्ति। तो खोज करने की प्रवृत्ति कौन सी विधि में होती है साथियों? संश्लेषण में नहीं होती है, प्रयोगशाला में होती है, बट इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। तो ये भी आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर है विश्लेषणात्मक विधि। विश्लेषणात्मक विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ते हैं और इसमें खोज करने की भी प्रवृत्ति होती है। विकल्प 2 आपके सातवें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। तो आठवां प्रश्न है, सीखने के आकलन का आधार है व्याख्या कर सकना, व्यावहारिक परिवर्तन, पुनर्स्मरण और जैसे का तैसा लिखना। तो जैसा का तैसा लिखना ही साथियों सीखने के आकलन का आधार बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये विकल्प तो बिल्कुल गलत है आपके 8वें में। पुनर्स्मरण मतलब जो चीज़ें हमने सीखी है उसका पुनर्स्मरण, ये भी गलत है। पहला या दूसरा विकल्प। तो 8वें प्रश्न में आपके जो सही आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 8 में साथियों दूसरा विकल्प, व्यावहारिक परिवर्तन सीखने के आकलन का आधार होता है। जो बच्चों में व्यावहारिक परिवर्तन आता है वो। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 8 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की ओर। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 9 है, रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है निगमन विधि, आगमन विधि, प्रदर्शन विधि और कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो हम विकल्प में से हटा देते हैं क्योंकि मैंने आपको अच्छी तरह से बता रखा है कि कोई नहीं वाला विकल्प आपका आंसर नहीं होता है। अब निगमन, प्रदर्शन या आगमन, तो प्रायोगिक स्तर पर जिस विधि का हम प्रयोग करते हैं रेखागणित शिक्षण में साथियों प्रश्न संख्या 9 में सही आंसर कौन सा रहेगा? देखो आगमन विधि और निगमन विधि का प्रयोग रेखा गणित नहीं अंक गणित शिक्षण में किया जाता है। किसमें किया जाता है? अंक गणित में। प्रायोगिक स्तर पर प्रदर्शन विधि का प्रयोग रेखा गणित में किया जाता है चित्रों का प्रदर्शन करके। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 9 में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो चलिए 10वां प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता है प्लेटो, आर्यभट्ट, न्यूटन और रमन। तो 10वें प्रश्न में आपके जो सही आंसर है साथियों, जो मानसिक सिद्धांत गणित में दिया गया है ये प्लेटो के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? प्लेटो के द्वारा। विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो 11वां प्रश्न, फ्लेनल बोर्ड में लगने वाला कपड़ा होता है रेशम का होता है, खादी का होता है, कपड़ा नहीं लगा होता है और कोई भी कपड़ा आप उसमें लगा सकते हो। तो देखो फ्लेनल बोर्ड साथियों, फ्लेनल बोर्ड में जो कपड़ा लगाया जाता है उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो क्या उसमें आप कोई भी कपड़ा लगा सकते हो? जी नहीं, ये आंसर गलत है। फिर इसके अलावा आपके जो तीसरा विकल्प है कपड़ा नहीं लगा होता है, ये भी गलत है क्योंकि कपड़ा तो लगा होता है। अब वो रेशम का होता है या खादी का होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो 11वें प्रश्न में जो सही आंसर है साथियों, जो फ्लेनल बोर्ड होता है इसमें लगने वाला जो कपड़ा होता है वो खादी का होता है। किसका होता है? खादी का। 11वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो चलिए 12वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 12, विज्ञान शिक्षण की अवलोकन विधि की विशेषताएं हैं अनुभव स्पष्ट एवं व्यवस्थित इसमें होता है, वस्तुओं एवं प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, कल्पनाओं को ठोस आधार बनाने में सहायक है और इनमें से सभी। तो देखो अवलोकन विधि में होता क्या है आप सभी को ये चीज़ पता होना चाहिए। छात्र चीज़ों को देखता है उसका अवलोकन करता है। किस विधि में ऐसा करता है साथियों? अवलोकन विधि में ऐसा करता है। तो अवलोकन यदि प्रत्यक्ष रूप से कर रहा है तो उसके जो अनुभव वो ले रहा है वो स्पष्ट रहेंगे और व्यवस्थित रहेंगे क्योंकि खुद उस चीज़ को वो देख रहा है। तो ये तो सही है।
वस्तुओं एवं प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। अब देखो अवलोकन कर रहा है तो प्रत्यक्ष दर्शन भी होगा, चाहे वो प्रक्रिया हो या चाहे कोई वस्तु हो, तो ये भी सही है। कल्पनाओं को ठोस आधार बनाने में सहायक है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अवलोकन में चीज़ों को मूर्त रूप से आप देखोगे तो ठोस आधार भी आपकी कल्पनाओं के बनेंगे। अर्थात यहाँ इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है साथियों, ये विज्ञान शिक्षण की अवलोकन विधि की विशेषताओं में आता है। फोर्थ विकल्प आपके 12वें प्रश्न में बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 13 की ओर। तो 13वां प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न नंबर 13। विज्ञान शिक्षण में व्याख्यान के प्रयोग की क्या एक प्रमुख समस्या है? अधिक खर्चीली है, अध्यापन का कार्य आसान बनाती है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नकारती है और यह बहुत प्रभावी है। तो देखो समस्या की बात की जा रही है व्याख्यान के प्रयोग की। जो विज्ञान शिक्षण में व्याख्यान का प्रयोग किया जाता है, इसकी समस्या कार्य आसान बना रही है, तो इसे तो समस्या नहीं है। बहुत प्रभावी है, ये कोई समस्या नहीं है साथियों। 13वें प्रश्न में अधिक खर्चीली, व्याख्यान विधि तो सबसे कम खर्चीली होती है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है, बल्कि इसका सही उत्तर है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ये नकारती है, क्योंकि इसमें अध्यापक व्याख्यान के माध्यम से किसी बिंदु पर सभी को एक समान मानते हुए व्याख्यान प्रस्तुत करता है छात्रों के सामने, तो इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता कहाँ सामने आई? अतः ये क्या करती है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नकारती है साथियों। थर्ड विकल्प आपके 13वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आएंगे। 14वां प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण में गुणात्मक व्यवहार परिवर्तनों के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त तकनीक नहीं है। रेटिंग स्केल, ग्रेडिंग व्यवस्था, निबंधात्मक परीक्षा और रूपात्मक आकलन। तो देखो एक होता है गुणात्मक व्यवहारगत जो परिवर्तन है उनका मूल्यांकन करना, और एक होता है साथियों परिमाणात्मक व्यवहारगत परिवर्तनों का मूल्यांकन करना। यहाँ पर बात की जा रही है गुणात्मक व्यवहारगत परिवर्तनों के मूल्यांकन की। तो देखो ग्रेडिंग व्यवस्था भी गुणात्मक है, रेटिंग स्केल भी गुणात्मक है, रूपात्मक आकलन भी गुणात्मक है, लेकिन जो निबंधात्मक परीक्षा है ये गुणात्मक नहीं है, बल्कि ये परिमाणात्मक है साथियों। कैसी है ये? परिमाणात्मक। तो जो तीसरा विकल्प है आपके प्रश्न नंबर 14 में, यही आपका सही उत्तर होगा साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की ओर। तो आपके 15वां प्रश्न देखते हैं। देखो किसी प्रश्न में आपको कोई त्रुटि नज़र आती है, जैसे यहाँ पर हम 25 प्रश्न सोल्व कर रहे हैं प्रत्येक टेस्ट में टीचिंग मेथड के, बाकी के अन्य सब्जेक्ट में तो 30-30 प्रश्न हैं। तो किसी भी प्रश्न में कोई त्रुटि नज़र आती है साथियों, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक करें, क्योंकि कमेंट बॉक्स में अगर वास्तव में कोई त्रुटि हुई है तो उसमें मैं संशोधन कर देता हूँ और आपका विचार भी मेरे सामने आ जाता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से। तो देखो प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। आपके 15वां प्रश्न, शैक्षिक तकनीकी में किस रूप में मशीनों का प्रयोग किया जाता है? हार्डवेयर उपागम में, सॉफ्टवेयर उपागम में, प्रणाली विश्लेषण में और इनमें से सभी। तो देखो जो शैक्षिक तकनीकी होती है साथियों, एक तो हार्डवेयर उपागम होता है और एक सॉफ्टवेयर उपागम होता है। जो चित्र है, चार्ट है, पाठ्य पुस्तकें हैं, ये तो सॉफ्टवेयर उपागम में आ जाती है, और जो मशीनों का प्रयोग किया जाता है वो आपके आता है हार्डवेयर उपागम में। किसके अंतर्गत आता है? वो हार्डवेयर उपागम के अंतर्गत आता है। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 15 में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो चलिए 16वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 16 साथियों, 16वां प्रश्न है, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन किसने लिखी? गुड्समैन ने, फ्लेंडर ने, B.S. ब्लूम ने और B.F. स्किनर ने। तो ये एक पुस्तक का नाम है टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन। साथियों ये बहुत ही फेमस पुस्तक है, ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और इस पुस्तक के जो लेखक है साथियों उनका नाम है बेंजामिन ब्लूम, B.S. ब्लूम भी जिनको कहा जाता है। इनके द्वारा ही ये टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन नामक पुस्तक लिखी गई है। तो आपके जो थर्ड विकल्प है प्रश्न नंबर 16 में, यही आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। तो आपके 17वां प्रश्न, बोध प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 5 से 7 होती है साथियों, या फिर 7 से 8 होती है बोध प्रश्नों की संख्या, अथवा 3 से 4 होती है बोध प्रश्नों की संख्या, या 2 से 3 होती है बोध प्रश्नों की संख्या। तो 17वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए। देखो जो बोध प्रश्न होते हैं, यदि हम इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 3 से 4, 2 से 3 या 7 से 8 नहीं होती है, बल्कि बोध प्रश्नों की संख्या 5 से 7 होती है। कितनी होती है? 5 से 7। तो 17वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 पर। 18वां प्रश्न देख लेते हैं।
हस्तलिपि का खराब होना अधूरी पढ़ाई की निशानी है, ये किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी जी ने, डॉक्टर राधाकृष्णन ने और मुदालियर आयोग ने। तो देखो, यदि किसी बालक की हस्तलिपि की खराब है, मतलब लिखने में कोई दिक्कत है, तो उसकी पढ़ाई कैसी रहेगी? अधूरी। ऐसा मानना था किसका साथियों? 18वें प्रश्न में आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है, ये किसका मानना था? महात्मा गांधी का ही मानना था। सेकंड विकल्प आपके 18वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 की ओर। तो चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। बोलने का विकास करने के लिए आप कौन सा कार्यक्रम आयोजित करना चाहेंगे? प्रार्थना सभा में समाचार कथन कराओगे, उत्सवों में गीत गवाओगे, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता आयोजित करवाओगे और कक्षा में श्रुतलेख करवाओगे? तो बोलने के का विकास करना है आपको। 19वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए साथियों। देखो, राइट आंसर है यहाँ पर गीत गाना। अगर उत्सवों में गीत गा रहा है तो बोलने का निश्चित रूप से उसे अभ्यास है। अंत्याक्षरी प्रतियोगिता आयोजित करना, कथा में श्रुतलेख सुनकर लिख रहे हैं तो इसमें बोलना नहीं हो रहा है। अतः ओनली यहाँ पर जो विकल्प नंबर 1 है, प्रार्थना सभा में समाचार कथन कराना, ये बोलने का विकास करने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हो सकता है। क्योंकि प्रार्थना सभा में यदि छात्र समाचार कथन करते हैं तो निश्चित रूप से बोलने का कौशल का विकास उनमें होगा साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 की ओर। 19वें में आपके प्रथम विकल्प सही रहेगा। तो चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 साथियों, 20वां प्रश्न है, फ्लैश कार्ड से सिखाए जाते हैं, कहानी लेखन सिखाया जाता है, शब्द एवं वर्ण रचना सिखाई जाती है, निबंध लेखन सिखाया जाता है और पत्र लेखन सिखाया जाता है। तो 20वें प्रश्न में जो सही आंसर है, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? प्रश्न संख्या 20 में साथियों, इसका जो सही आंसर है वो रहेगा, जो फ्लैश कार्ड होते हैं उनसे शब्द एवं वर्ण रचना सिखाई जाती है। क्या सिखाया जाता है? शब्द एवं वर्ण रचना। तो सेकंड विकल्प आपका सही है 20वें प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर साथियों प्रश्न नंबर 21 पे हम आते हैं। तो आपके 21वां प्रश्न है, सामाजिक अभिव्यक्ति को सामाजिक विचार विमर्श विधि कहना अधिक उपयुक्त है, यह कथन किसका है? क्लार्क व स्टार्क का है, बाइनिंग एंड बाइनिंग का है, जॉन ड्यूवी का है और उमेश चंद्र का है। साथियों, जो सामाजिक अभिव्यक्ति विधि है, इसको सामाजिक विचार विमर्श कहना अधिक उपयुक्त है। ये जो कथन कहा गया है, ये बाइनिंग एंड बाइनिंग के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? बाइनिंग एंड बाइनिंग के द्वारा। तो सेकंड जो विकल्प में है बाइनिंग एंड बाइनिंग, ये आपका सही आंसर है प्रश्न नंबर 21 में साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 22 की ओर। तो चलिए 22वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 22, पाठ्य पुस्तक शिक्षण सामग्री के जनक कौन है? एडिसन, कमेनियस, ग्राहम बेल और इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से कोई भी नहीं वाला विकल्प हम यहाँ से हटा देते हैं। जो पाठ्य पुस्तक शिक्षण सामग्री है, इसके जनक किसको कहा जाता है साथियों? प्रश्न नंबर 22 में राइट आंसर बताइए। तो 22वां प्रश्न का जो सही आंसर है, पाठ्य पुस्तक शिक्षण सामग्री का जनक कमेनियस को माना जाता है। किसको माना जाता है? कमेनियस को। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 22 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 की ओर। तो चलिए 23वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 23, सामाजिक अध्ययन का सामान्य उद्देश्य है भावी जीवन के लिए तैयार करना, इतिहास का ज्ञान देना, भौतिक पर्यावरण का ज्ञान देना और नागरिक गुणों का विकास करना। तो 23वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए साथियों। इतिहास का ज्ञान देना ही सामाजिक अध्ययन का सामान्य उद्देश्य होता है क्या? जी नहीं, ये विकल्प तो आपका गलत है। भौतिक पर्यावरण का ज्ञान देना सामाजिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य नहीं होता है साथियों, बल्कि पहला या चौथा। तो राइट आंसर कौन सा है? सामाजिक अध्ययन का जो सामान्य उद्देश्य है वो भावी जीवन जीने के लिए तैयार करना है। कौन सा है? भावी जीवन जीने के लिए तैयार करना। विकल्प 1 आपके 23 में सही है। नागरिक गुणों का विकास करना, ये भी एक उद्देश्य है, लेकिन इससे बेटर विकल्प कौन सा है? प्रथम विकल्प है साथियों। तो 23 में आपके प्रथम विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं, जो कि आज का आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम 37 टेस्टों को कर चुके हैं साथियों। इसी प्रकार से टेस्ट सीरीज आपको मिलती रहेगी यदि आपका रेस्पॉन्स अच्छा आता है तो चलिए 24वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 24, सामाजिक अध्ययन समाज के द्वारा समाज का अध्ययन है। देखो 2 बार टाइपिंग हुआ है। सामाजिक अध्ययन समाज के द्वारा समाज का अध्ययन है, यह परिभाषा किसकी है? MP मोपात की, बाइनिंग की, जॉन ड्यूवी की और अरस्तु की। तो देखो 24वें प्रश्न में आपके सही आंसर कौन सा रहेगा कि सामाजिक अध्ययन क्या है? समाज के द्वारा समाज का अध्ययन।
साथियों प्रश्न नंबर 24 में कौन सा विकल्प सही है? तो चलिए राइट आंसर देखते हैं प्रश्न नंबर 24 का। आपके ये जो कथन कहा गया है ये एमपी मुफाद के द्वारा कहा गया है। विकल्प एक आपके 24वें प्रश्न में सही है। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, वीडियो को लाइक अभी तक भी नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, इससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो चलिए आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देखते हैं। मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रश्न होने चाहिए। निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो देखो 25वें प्रश्न में राइट आंसर कौन सा रहेगा? आपको निष्पक्षता बनाए रखना है तो निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक और अति लघुत्तरात्मक में निष्पक्षता नहीं बनाई जा सकती है, बल्कि जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न होते हैं साथियों, इनमें आप निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रयोग कर सकते हो। कौन से? मूल्यांकन में। कौन से प्रश्न? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इस प्रकार आपके जो चौथा विकल्प है प्रश्न नंबर 25 में सही है। ये आपके पेपर नंबर 37 भी पूरा हुआ साथियों। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसी प्रकार से आपको टेस्ट आगे भी मिलते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, निश्चित रूप से सिलेक्शन जरूर होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों।